हेलो, वेलकम टू माय चैनल एनजी मेडिकल्स। सो अभी तक अगर आपने लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज कर दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं आपके लिए बहुत एफर्ट्स डाल रही हूँ। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे या लाइक नहीं करेंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि शायद मेरी मेहनत सफिशिएंट नहीं है। और प्लीज कर दीजिए अगर आपको अच्छे लगते हैं। Now, here we are going to discuss a new topic, that is cryptochidism. तो अजीब सा नाम है, सुनने में अजीब सा लग रहा होगा, बट इमेज देख के कुछ तो समझ में आ रहा होगा कि क्रिप्टोचाइडिज्म क्या है। हम यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करने जा रहे हैं। तो कुछ एबनॉर्मेलिटी हो रही है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जिसको हमने अनडिसेंडेड टेस्टिकल्स भी बोल दिया है। सो अनडिसेंडेड टेस्टिकल्स मीन्स, अनडिसेंडेड मीन्स जो डिसेंट ना हुआ हो। ठीक है, तो अब अगर आपको कंप्लीटली इसको समझना है तो इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखी हुई है, ठीक है, डिसेंट ऑफ द टेस्टिस। तो वो जरूर देख लीजिए, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि ये वाली जो डिजीज कंडीशन है इसमें एग्जैक्टली हो क्या रहा है। सुपरफिशियली मैं आपको बता देती हूँ। क्रिप्टो मीन्स होता है हाइट। ये वर्ड क्रिप्टो, TO तक, ये क्रिप्टो मीन्स होता है हाइट। ठीक है, एंड ऑर्चिस होता है, ये ओ कॉमन ले लेते हैं, ऑर्चिस होता है, ऑर्चिस मीन्स होता है टेस्टिकल्स या टेस्टिस। ठीक है, तो अब इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो ये बनता है हाइट टेस्टिकल या हाइट टेस्टिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि टेस्टिस क्या है। सो टेस्टिस हमारा, हम सब जानते हैं कि पेनिस के नीचे दो बॉल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, दो बॉल्स होती हैं जिनको हम स्क्रोटम बोलते हैं। उस स्क्रोटम के अंदर वाला जो पार्ट होता है उसको हम टेस्टिस बोलते हैं। लाइक ये जो बाहर वाला, ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये स्क्रोटम है। एक स्क्रोटम ये हो गया, एक स्क्रोटम ये हो गया, बट इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम टेस्टिस बोलते हैं, जिसके अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो अगर डिजीज कंडीशन के बेसिस पे देखा जाए तो अनडिसेंट टेस्टिस है, तो इसका मतलब टेस्टिस अपनी जगह से हटा हुआ है। टेस्टिस को अपनी जगह पे होना चाहिए, यानी स्क्रोटम के अंदर होना चाहिए, जो कि वो वहां पे नहीं है। तो जब एम्ब्रियोलॉजी के टाइम पे क्या होता है, जब बेबी मदर के उसमें यूट्रस में होता है, पेट में होता है, ठीक है, तो होता क्या है कि ये देखिए 9 मंथ तक आते आते, हम सब जानते हैं कि 9 मंथ की प्रेगनेंसी होती है, तो 9 मंथ तक आते आते जो टेस्टिस होता है वो पहले कहाँ होता है, वो स्टार्ट होता है अपने आप को बनाता कहाँ है, वो बनाता है हमारा थोरासिस कैविटी में, थोरासिस एरिया में। तो थोरासिस 10 से 12 के एरिया में वो अपने आप को बनाता है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, और वो फिर धीरे धीरे शिफ्ट होता है, शिफ्ट होता है, शिफ्ट होता है, और वो पेनिस के पास नीचे स्क्रोटम के अंदर आ जाता है, जो कि यहाँ पे नहीं आया है। इस नहीं आने को ही हमने बोल दिया है अनडिसेंडेड टेस्टिस। ठीक है, वो डिसेंड मतलब शिफ्ट होना, नीचे शिफ्ट होना, तो अनडिसेंडेड मतलब नीचे शिफ्ट नहीं हो पाया है। सो क्रिप्टोचाइडिज्म है क्या? ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो टेस्टिस है, जो कि स्क्रोटम के अंदर होना चाहिए, वो उसके अंदर ना होके उसके बाहर है, और उसके मतलब ऊपर है कहीं पर भी। या तो वो यहाँ पर हो सकता है, या तो वो यहाँ पर हो सकता है, या तो वो यहाँ पर हो सकता है, या तो वो वहीं पर सिचुएटेड हो सकता है जहां पे वो बना था, या जहां पे उसका जनरेशन हुआ था। दैट इज बिटवीन द T10 टू T12, दैट इज थोरासिस 10 से 12 वाला। ओके ओके, अब आते हैं इंट्रोडक्शन पे। सो इंट्रोडक्शन हमारा क्या कहता है कि एज आई टोल्ड यू कि प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको सब कुछ बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो रही है कि जो हमारा टेस्टिस था, जिसको डिसेंट हो जाना चाहिए था, धीरे 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 शिफ्ट होना चाहिए था, स्क्रोटम के अंदर चले जाना चाहिए था, वो यहाँ पे फेल हो रहा है, नहीं हो पा रहा है। सो ये एक कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी है। ठीक है, बाय बर्थ ये रहती है। ठीक है, बर्थ से पहले हम कह सकते हैं कि जो कि 9 मंथ तक ये स्क्रोटम के अंदर आ जाना चाहिए, और जब बेबी की बर्थ होती है तो दोनों स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम यही हो रही है कि नहीं मिल रहा है। ये कंडीशन दोनों स्क्रोटम के साथ भी हो सकती है और सिंगल स्क्रोटम के साथ भी हो सकती है, जिसको हमने बोल दिया बायलेटरली और यूनिलेटरली। बाय मीन्स दोनों साइड, अगर दोनों स्क्रोटम शिफ्ट नहीं हो, दोनों सॉरी टेस्टिस शिफ्ट नहीं हुए स्क्रोटम में, तो हमने उसको बायलेटरली बोल दिया। और अगर एक
टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं आया है तो हमने यूनिलेटरली बोल दिया। ओके, डेफिनेशन देख लेते हैं। तो क्रिप्टोचाइल्डिज्म या इसको हम अनडिसेंडेड टेस्टिस भी बोलते हैं। इट्स मीन फेलियर ऑफ द टेस्टिकुलर डिसेंट इनटू द स्क्रोटम। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, आई डोंट थिंक मुझे आपको एक्सप्लेन करना चाहिए। बस आप इस इमेज को देखिए, ये या तो यहाँ पे सिचुएटेड था या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे, लेकिन ये अपनी नॉर्मल जगह पे नहीं आ पाया, जिसको हमने बोल दिया अनडिसेंट टेस्टिस। रिस्क फैक्टर्स देख लेते हैं। एक्चुअली इसके कॉजेस अननोन है, अभी तक रिसर्च ये पता नहीं कर पाई है कि एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है, इसका एग्जैक्ट कॉज क्या है। बट हम बहुत सारे ऐसे रिस्क फैक्टर्स देख सकते हैं या मानते हैं या मान के चलते हैं कि इन सारे रिस्क फैक्टर्स की वजह से मे बी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो। तो फर्स्ट हमारा रिस्क फैक्टर है प्रीमेच्योरिटी। तो प्री मेच्योरिटी कोई टफ नहीं है, सिंपल सी चीज है, इसको हम ब्रेक डाउन कर देते हैं। प्री मीन्स पहले, मेच्योरिटी मीन्स प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होना, नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होना। तो हो सकता है कि नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होने से पहले ही क्या हुआ, बेबी का बर्थ हो गया। समझ गए आप? तो इसमें हुआ क्या कि प्री मेच्योर है बेबी, मतलब मेच्योरिटी से पहले वाली स्टेज, बेबी मेच्योर नहीं हो पाया है। तो हो सकता है कि मेच्योर नहीं हो पाया है तो अंदर की चीजें भी मेच्योर ना हो पाई हो और अंदर की चीजें भी प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उनका नहीं हो पाया हो। तो ये एक कंडीशन हो सकती है। तो ये प्रॉब्लम हो क्यों सकती है? हो सकता है कि मदर का जो न्यूट्रिशनल स्टेटस या डाइट प्लान है जो कि प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा फॉलो करना चाहिए, वो नहीं कर पाई है। ठीक है, मे बी वो पुअर फैमिली से हो, मे बी नॉलेज की डेफिसिट हो, नॉलेज की कमी हो, कोई भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से उसने अपने आप के डाइट प्लान को प्रॉपर फॉलो नहीं किया और बेबी की मेच्योरिटी नहीं हो पाई, बेबी मेच्योर नहीं हो पाया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं लो बर्थ वेट। सो लो बर्थ वेट मीन्स क्या होता है? एक्चुअली हम सब जानते हैं कि नॉर्मल बेबी जब बेबी का बर्थ होता है तो उसका नॉर्मल वेट हम कितना मानते हैं, 2.5 kg। ठीक है, तो लो बर्थ वेट का मतलब सिंपल सी चीज हो गया, लेस देन 2.5 kg, है ना। तो लो बर्थ वेट क्यों होगा? रीजन सेम हो सकता है, माल न्यूट्रिशन हो सकती है मदर, पोवर्टी हो सकती है या मल्टीपल प्रेगनेंसी भी हो सकती है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, अगर मदर ठीक से डाइट नहीं लेगी, खाएगी नहीं, आपने तो देखा होगा ना, जैसे कि फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है तो लोग उसका बहुत ज्यादा, स्पेशली हस्बैंड और फैमिली मेंबर्स उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखने लगते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा हेल्दी होना चाहिए। अगर वो प्रॉपर डाइट नहीं लेगी जितनी उसको पर डे लेनी है, या प्रॉपर कैलोरी नहीं लेगी या प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेगी, तो माल न्यूट्रिशन की वजह से क्या होगा, मे बी एनीमिया हो जाए। इम्प्रॉपर ब्लड सप्लाई, हम सब जानते हैं कि प्रॉपर ब्लड सप्लाई से ही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है अंदर की चीजों का। तो यहाँ पे एक और कह सकते हैं लाइफ जन्म लेगी, एक और जान पल रही है पेट के अंदर, जिसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई मदर से ही मिल रही है। और मदर के पास ही सफिशिएंट ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो बेबी के ऑर्गन्स डेवलप नहीं होंगे और उसका बर्थ वेट भी लो होगा। तो ऑर्गन्स डेवलप नहीं होंगे तो मे बी टेस्टिस प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ हो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ट्विन जेस्टेशन। ट्विन जेस्टेशन मीन्स होता है ट्विंस प्रेगनेंसी। तो आप इस जेस्टेशन वर्ड को हटा के ट्विंस प्रेगनेंसी भी लिख सकते हो, ठीक है, या मल्टीपल प्रेगनेंसी भी लिख सकते हो। तो ट्विन प्रेगनेंसी की वजह से क्यों नहीं टेस्टिस नीचे शिफ्ट हो रहा है? मे बी ट्विन प्रेगनेंसी की वजह से, अब सिंपल सी चीज है, पेट के अंदर यूट्रस है, मतलब यूट्रस के अंदर एक बेबी की जगह होती है, लेकिन वहां पे कितने बेबी आ गए? 2। ठीक है, तो मदर जिसको एक बेबी को प्रॉपर न्यूट्रिशन देना होता है, अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, उसको 2 बेबी को न्यूट्रिशन देना है प्रॉपरली, जिससे दोनों का अच्छा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो जाए। बट सेम प्रॉब्लम आ रही हो सकता है कि वो उतना नहीं खा पा रही हो सकता है हार्मोनल चेंजेस की वजह से उसको ज्यादा वॉमिटिंग आ रही हो सकता है उसका मन नहीं करता है, उसकी भूख नहीं लग रही है, उसको एनोरेक्सिया हो रहा, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम पे हर मदर का अलग अलग स्टेटस रहता है, ठीक है, तो हो सकता है पुअर फैमिली से हो, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हो, अवेयरनेस ना हो, ठीक है, फर्स्ट प्रेगनेंसी हो जिसकी वजह से वो हैंडल नहीं कर पा रही चीजों को। इन सब चीजों की वजह से माल न्यूट्रिशन हो रहा है, माल न्यूट्रिशन की वजह से हो सकता है एनीमिक हो रही हो, एनीमिक की वजह से अंदर के बेबी जो है प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। सेम चीज हो रही है, प्री मेच्योरिटी भी हो सकती है, लो बर्थ वेट भी हो सकता है इसकी वजह से, और बेबी का जो टेस्टिस है वो उतना मतलब
अंदर के ऑर्गन्स इतना स्ट्रांग नहीं हो पाए हैं कि उस टेस्टिस को नीचे शिफ्ट करा पाए या वो टेस्टिस नीचे शिफ्ट हो जाए। ठीक है, फिर आते हैं हमारा डाउन सिंड्रोम। मैं आपको इमेज तो दिखाना ही भूल गई, इमेज दिखा देती हूँ मैं आपको, फिर हम डाउन सिंड्रोम डिस्कस करेंगे। ये देखिए प्री मेच्योर बेबी है, ये पूरा मेच्योर नहीं हो पाया। इसके आप लेग्स देख लीजिए कितने मतलब थिन है, और हैंड देख लीजिए किस तरह से दिख रहा है, इसकी स्किन किस तरह से दिख रही है। ठीक है, ये है लो बर्थ वेट बेबी, 2.5 केजी से कम का ये बच्चा है, बहुत कम वेट है इसका। ठीक है, ये है मल्टीपल प्रेगनेंसी के बेबी, 2 बच्चे, जुड़वा बच्चे। ठीक है, ये है डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम में होता क्या है कि कह सकते हैं कि ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, कह सकते हैं ये है ही जेनेटिक डिसऑर्डर। तो हम सब जानते हैं कि डाउन सिंड्रोम में होता क्या है, क्रोमोसोम्स, जो हमारे अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं 23 का पेयर होता है। ठीक है, जिसमें से जो 21वां क्रोमोसोम है, 21 क्रोमोसोम जो भी है हमारा, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ डिफेक्ट हो रहा है। ठीक है, या हम अगर सिंपल लैंग्वेज में जानना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं कि कोई भी सेल एबनॉर्मल सेल डिवीजन हो रहा है बेबी के अंदर, जिस वजह से ये डाउन सिंड्रोम हो रहा है। तो ये जेनेटिक डिफिकल्टी है, हमारे जीन में डिफिकल्टी है। तो हम सब जानते हैं जीन में अगर थोड़ी सी भी डिफिकल्टी होगी ना, तो हमारे जो फिजिकल और मेंटल स्टेटस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो डाउन सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है जिसमें फिजिकली जो डाउन सिंड्रोम वाले पेशेंट होते हैं, बच्चे होते हैं, वो फिजिकली फिट नहीं होते हैं और मेंटली भी वो फिट नहीं होते हैं। ठीक, तो उनका मेंटल स्टेटस स्ट्रांग नहीं होता है, वो चीजों को नहीं समझ पाते हैं, वो एज फैक्टर, एज के अकॉर्डिंग छोटे होते हैं। ठीक है, अपने मेंटल स्टेटस उनका कम होता है एज के अकॉर्डिंग। मान लीजिए वो 20 साल का है तो वो 14 साल के बच्चे की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, या कभी कभी 10 साल के बच्चे की तरह एक्ट करेगा, समझ गए, इस तरह से। एंड फिजिकली भी कह सकते हैं फॉर्मेशन होता है चीजों का, तो हो सकता है इसमें टेस्टिस एब्सेंट हो सकता है बना ही ना हो टेस्टिस, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस। तो आप सोच रहे होंगे डायबिटीज मेलाइटिस तो सुना है, बट ये जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस क्या है। एक्चुअली जेस्टेशनल वर्ड कहीं भी आएगा तो ये डायरेक्टली लिंक होता है प्रेगनेंसी से। जेस्टेशनल होता है मीन्स होता है कि प्रेगनेंसी के जो वीक्स होते हैं, प्रेगनेंसी का जितना भी टाइम होता है 9 मंथ का, ठीक है, या 37 वीक्स का, उनको हम जेस्टेशन वर्ड से डिनोट करते हैं। तो जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस मतलब वो डायबिटीज मेलाइटिस जो मदर को पहले नहीं थी, बट कब हो गई, प्रेगनेंसी के टाइम पे उसको डायबिटीज हो गई किसी भी वजह से। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस में प्रॉब्लम क्या हो रही है। एक्चुअली जब जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस मदर को होती है, प्रेगनेंसी के टाइम पे होती है, तो इसमें ग्लूकोज लेवल ज्यादा बढ़ जाता है। सिंपल सी चीज है, डायबिटीज में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। उस ग्लूकोज लेवल के बढ़ने की वजह से क्या होता है, बर्थ डिफेक्ट हो रहा है। कैसे हो रहा है, वो ऐसे हो रहा है, वो ग्लूकोज लेवल सेल्स को अच्छी तरह से डिवाइड नहीं होने दे रहा है, सेल्स के प्यूरिफिकेशन नहीं हो रहे। प्यूरिफिकेशन मतलब सेल्स फैल नहीं रहे हैं, डिवाइड नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज की वजह से सेल्स डिवाइड नहीं हो पा रहे हैं। अब जब सेल्स डिवाइड मैं बच्चे की बात कर रही हूँ, क्योंकि जब बच्चे के सेल्स डिवाइड नहीं हो पाएंगे तो होगा क्या, सिंपल सी चीज है, बच्चे का ग्रोथ नहीं होगा। क्योंकि हमारी बॉडी किससे मिलके बनी है, सेल से मिलके बनी है, और सेल्स हमारे डिवीजन ऑफ सेल्स से मिलके ही हमारी बॉडी कंप्लीटली बनी है। जितना हमारे सेल्स डिवाइड होते जाते हैं उतने ही हम बड़े होते जाते हैं, या हमारी बॉडी का मास बढ़ता चला जाता है। ठीक है, सो वैसे अकॉर्डिंग टू द रिसर्च अभी तक ये सारी चीजें क्लियर नहीं हुई हैं कि डायबिटीज, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस की वजह से अनडिसेंडेड टेस्टिस क्यों हो रहा है, लेकिन फिर भी इस पे रिसर्च चल रही है। देन प्रीनेटल अल्कोहल एक्सपोजर। प्री मीन्स पहले, नेटल मीन्स बेबी। ठीक है, प्री मीन्स पहले, नेटल मीन्स बेबी। ठीक, बेबी के बर्थ से पहले यानी एट द टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी। सिंपल सी चीज है, बेबी के बर्थ से पहले तो मदर प्रेग्नेंट ही होगी ना, तो एट द टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी वो क्या कर रही है, अल्कोहल ले रही है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि अल्कोहल करती क्या है, अल्कोहल जो है वो प्लासेंटा को क्रॉस कर देती है। अब आप सोच रहे होंगे प्लासेंटा क्या है, ये देखिए, ये जो जितना भी रेड पोर्शन आप देख रहे हैं ये प्लासेंटा होता है। प्लासेंटा करता क्या है, प्लासेंटा एक मास होता है, फ्लैश होता है, फ्लैश नहीं कह सकते, मास होता है। ठीक है, जो कि मदर के यूट्रस के अंदर बन जाता है। इसी के साथ
इसी प्लासेंटा के साथ ये देखिए अम्बिलिकल कॉर्ड जो बेबी के नाभि से जुड़ी होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड, ये प्लासेंट एक एंड इसका बेबी की नाभि से जुड़ा होता है, बेबी के अम्बिलिकस से जुड़ा होता है, और एक एंड इसका प्लासेंटा से जुड़ा होता है। और इसी प्लासेंटा के थ्रू ये प्लासेंटा क्या करता है, ये जितने भी आप पाइपलाइन स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये क्या करता है, मदर से ब्लड सप्लाई लेता है और फिर ये कॉर्ड के अंदर पहुंचाता है, और इस कॉर्ड से मदर के अंदर, इस कॉर्ड से बेबी के अंदर वो ब्लड सप्लाई जाती है और प्रॉपर बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। समझ गए? ठीक है, इसलिए ये प्लासेंटा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये बता रही थी कि जो अल्कोहल है वो क्या करता है, वो प्लासेंटा को क्रॉस कर देता है। अब मदर ने मान लीजिए यहाँ से मदर ने यहाँ से मान लीजिए ये मदर है, ठीक है, मदर ने क्या किया, अल्कोहल लिया, ठीक है, अल्कोहल इनटेक कर लिया और वो चला गया प्लासेंटा को क्रॉस करके बेबी के अंदर, और उसने किया सेल डिवीजन को अफेक्ट कर दिया। वो सेल को डिवाइड प्रॉपर नहीं होने देता है, जैसे मैंने आपको जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस में बताया था। ना कि ये सिर्फ अनडिसेंडेड टेस्टिस करता है, इस अल्कोहल कंजम्पशन से और भी सारी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे हियरिंग डिफेक्ट हो सकता है कि बेबी का हियरिंग प्रॉपर नहीं आएगी, ठीक है, एबनॉर्मल फंक्शन होगा हियरिंग का, या कार्डियक डिफेक्ट हो सकता है, और भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, फिर आ जाते हैं प्लासेंटल हो गया, फिर आ जाते हैं हार्मोनल एबनॉर्मेलिटीज। तो हार्मोनल एबनॉर्मेलिटीज यहाँ पे क्या हो रही है, तो हम सब जानते हैं कि हार्मोन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी चीज को रेगुलेट करने के लिए, हमारी बॉडी के फंक्शन को नॉर्मल करने के लिए, एंड मे बी एबनॉर्मल भी कर देते हैं अगर हार्मोनल चेंजेस अननेसेसरी या अनयूजुअल हार्मोनल चेंजेस हुए तो। मैं आपको बताती हूँ कि मैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड आपको बता रही हूँ यहाँ पे कि उस टाइम पे क्या होता है कि कॉर्टिकोसोल हार्मोन जो हमारा होता है, कह सकते हैं कॉर्टिकोसोल हार्मोन कौन होता है, स्ट्रेस हार्मोन को ही हम कॉर्टिकोसोल हार्मोन बोलते हैं। वो हार्मोन करता क्या है कि वो जब इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है कि वो टाइम से पहले डिलीवरी कराने की कैपेबिलिटी रखता है। अब आप सोच रहे होंगे क्यों टाइम से पहले वो डिलीवरी करा देगा। हम सब जानते हैं कि प्रेगनेंसी 9 मंथ की होती है, अगर टाइम से पहले बेबी की डिलीवरी हो जाएगी तो वो लो बर्थ वेट भी हो सकता है और प्री मेच्योर भी हो सकता है। ठीक है, वैसे उसको हम प्री टर्म बोलेंगे, प्री टर्म, प्री मीन्स पहले, टर्म मीन्स टाइम से पहले, टर्म मीन्स 9 महीने से पहले, आप इतना समझ लो। ठीक है, तो टाइम से पहले डिलीवरी अगर बेबी की हो जाएगी तो मैंने आपको बताया कि 9 मंथ में ही जो स्क्रोटम टेस्टिस है वो स्क्रोटम के अंदर जाता है, और अगर 9 मंथ से पहले ही डिलीवरी हो जाएगी तो स्क्रोटम में टेस्टिस नहीं आ पाएगा और बच्चा डिलीवरी हो जाएगा। समझ गए आप? ठीक, तो अब मैं आपको ये बताती हूँ कि कॉर्टिकोसोल हार्मोन करता क्या है। ये कॉर्टिकोसोल हार्मोन जब इंक्रीज हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेती है, तो कॉर्टिकोसोल हार्मोन इंक्रीज हो जाता है। ये क्या करता है, ये एक और हार्मोन को ट्रिगर करता है जिसको हम ऑक्सीटोसिन बोलते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जब 9 मंथ होता है, 9वां महीना होता है, तब हमारा ऑक्सीटोसिन रिलीज होना मदर में शुरू हो जाता है। उसका काम क्या है कि जो आप यूट्रस देख रहे हैं ना, इस यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करना, वाइब्रेट करना। कॉन्ट्रैक्ट आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको बता दूं, वाइब्रेट करना। अब अगर आप सोच लीजिए, अगर इस चीज को हम वाइब्रेट करते हैं तो बेबी नीचे शिफ्ट होगा, नीचे ही शिफ्ट होगा, ऊपर तो शिफ्ट नहीं होगा। नीचे इसलिए शिफ्ट होगा क्योंकि हमारी अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू भी शिफ्ट होगा, और वाइब्रेशन ऊपर से आएंगे। तो अगर मैं ऊपर से प्रेस करूंगी तो नीचे ही तो शिफ्ट होगा ना बेबी, तो नीचे शिफ्ट होगा। वो किस लिए हो रहा है, ये वाइब्रेशन कौन करा रहा है, हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन करा रहा है, जो कि 9 मंथ में ही स्टार्ट होता है रिलीज होना। बट जो स्ट्रेस हार्मोन है हमारा कॉर्टिसोल, वो ऑक्सीटोसिन को 9 मंथ से पहले ही रिलीज कराने लगता है, जिसकी वजह से टाइम से पहले डिलीवरी हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं टॉक्सिक एक्सपोजर्स इन द मदर। टॉक्सिक एक्सपोजर्स में हम इन्वायरमेंटल एक्सपोजर्स ले सकते हैं कि ऐसे केमिकल से मदर एक्सपोज हो रही है, या ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंस से मदर एक्सपोज हो रही है जिसकी वजह से अंदर हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। ठीक, और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी वो इनहेल कर रही है, टॉक्सिसिटी इनहेल कर रही है, जिसके थ्रू वो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनहेल कर रही है। इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से क्या हो रहा है, मे भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत ज्यादा हार्मफुल हैं और वो प्लासेंटा को क्रॉस करके बेबी की तरफ पहुंच गए, और जब वो बेबी की तरफ पहुंच जाएंगे तो बेबी में इन्फेक्शन हो जाएगा। तो प्रॉपर बेबी का जो मैकेनिज्म है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, वो डिफेक्ट, उसमें डिफेक्ट हो जाएगा, और टेस्टिस हमारा अनडिसेंट रह जाएगा या एब्सेंट हो जाएगा, या तो वो बन नहीं पाएगा। ठीक है, देन मदर यंगर एज, ठीक है, 20 साल से कम की जो है
वो मदर मतलब वो प्रेग्नेंट हो गई, मदर हो गई, वो प्रेग्नेंट हो गई, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, अगर वो 20 साल से कम की है तो मे बी वो पहली बार माँ बनी हो, या मे बी उसको नॉलेज ना हो, समझ गए, ठीक। तो इन सारी चीजों की वजह से हो सकता है वो अपने आप को डाइट प्लान अपनी ना ले पाए, अपनी केयर ना कर पाए, ठीक है। उसको कितनी दिन भर में नींद लेनी है, उसको कितनी कैलोरी लेनी है, ये सारी नॉलेज वो नहीं ले पाए, या वो अभी इतनी मेच्योर नहीं है कि इन सारी चीजों को सीरियसली ले या समझे। तो इस वजह से हो सकता है माल न्यूट्रिशन हो सकता है, और फिर से वही सेम चीज प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। देन फैमिली हिस्ट्री ऑफ द अनडिसेंडेंट टेस्टिस। तो फैमिली हिस्ट्री में हो सकता है कि जेनेटिक प्रॉब्लम आ रही है, ठीक। फैमिली हिस्ट्री में पहले से फादर को था, वही जीन हमारे बेबी के अंदर जा रहे हैं, तो सेम जीन डिफेक्ट आ गया और अनडिसेंडेंट टेस्टिस हो गया, ये एब्सेंट फॉर्मेशन ऑफ द टेस्टिस हो गया। सो आई थिंक आपको क्लियर होगा रिस्क फैक्टर्स इतना टफ नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास साइन एंड सिम्टम्स। तो ऐसा कोई भी साइन एंड सिम्टम नहीं मिलता है, ना ही बेबी बता पाएगा कि मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है, सिर्फ रो पाएगा अगर उसे पेन हुआ है तो। ऐसा कोई भी साइन एंड सिम्टम नहीं मिलता है जिसके थ्रू हम ये पता कर सके। इंस्टेड ऑफ कि मदर थोड़ा सा ध्यान दे चीजों को, मदर कर सकती है एट द टाइम ऑफ द बाथिंग, ठीक है, बेबी के नहाने के टाइम पे मदर उस चीज को पैल्पेट करके देख सकती है कि क्या प्रॉब्लम तो नहीं है। इतना एक्सपीरियंस किसी लेडी को नहीं होता है, सो हम कह सकते हैं कि कोई साइन एंड सिम्टम इसका नहीं है। आगे चल के थोड़ा बहुत पेन होना स्टार्ट हो जाता है बेबी को, जब कह सकते हैं कि वो 3 साल का होगा, 4 साल का होगा, तो उसे थोड़ा बहुत पेन होना स्टार्ट होगा, तब शायद मदर देख सकती है, क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रक्चरल चेंजेस भी हो जाएंगे, स्क्रोटम भी एक छोटा और एक बड़ा दिखेगा, तो हो सकता है तब मदर ध्यान दे दे। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में देख लेते हैं कि इसमें हम ऐसा क्या क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से हम इसको डायग्नोस कर पाए, पता लगा पाए। तो हिस्ट्री कलेक्शन से कोई मतलब नहीं है, या हिस्ट्री कलेक्शन अगर हम करेंगे भी तो नहीं पता हो सकता है मदर को कि ऐसा हुआ है या है, और पता भी होगा तो हम पूछ सकते हैं, छोड़िए उसे। देन फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या, फिजिकल एग्जामिनेशन मैंने आपको बताया कि शेप देख सकती है मदर स्क्रॉटम का कि एक छोटा या एक बड़ा होगा, या पैल्पेट करके देख सकती है। फिजिकल एग्जामिनेशन में आपको दिखा देती हूँ कि कैसे वो पैल्पेट कर रही है। ये देखिए, ये बेबी है, आपको ये थोड़ा सा हल्का सा ये इसका साइज कम लग रहा होगा, ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा, इतना कौन ध्यान देता है, लेकिन फिर भी नॉलेज होगी तो आप ध्यान दोगे। ये देखिए, है ये छोटा लग रहा है, फिर मदर क्या करेगी, पैल्पेट यहाँ से थोड़ा सा प्रेशर देगी, ठीक है, जिससे थोड़ा सा यहाँ पे ये एरिया टाइट हो जाए, फिर इसको पैल्पेट करके देखेगी।
ठीक है, वो देखिए दोनों साइड उसने पैल्पेट करके देखा हुआ है, दूसरी साइड भी ये पैल्पेट कर रही है, दूसरी साइड में उसको समझ में आ गया है कि ये वाला पोर्शन खाली है। ठीक है, तो इस तरह से पैल्पेट करके देखना है। देन उसी के बेसिस पे हमने क्या किया, अल्ट्रासाउंड किया। तो अल्ट्रासाउंड में ये देखिए आप, ये अल्ट्रासाउंड में क्या दिख रहा है यहाँ पे, लेफ्ट टेस्टिस एंड राइट टेस्टिस। तो लेफ्ट टेस्टिस ऊपर है थोड़ा सा और राइट टेस्टिस थोड़ा सा नीचे है। ठीक है, तो ये इक्वल होने चाहिए टेस्टिस दोनों का। थोड़ा सा राइट टेस्टिस थोड़ा सा होता है ऊपर नीचे हल्का सा होता है, बट फिर भी बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होता है जो आप इतना ज्यादा एनालाइज कर पाओ। लेकिन अल्ट्रासोनोग्राफी में आपको क्लियर दिख जाएगा कि कहाँ कितना ज्यादा है, टेस्टिस कहाँ पे है। फिर सीटी स्कैन और एमआरआई हम इसलिए कराते हैं क्योंकि हमें एग्जैक्ट पोजीशन देखनी होती है कि टेस्टिस अगर अपने एरिया में नहीं है, अपने स्क्रोटम में नहीं है, तो कौन से एरिया में जाके सिचुएटेड हो गया है। ठीक है, लाइक दैट। ये देखिए, ये स्क्रोटम में ना हो के एक दूसरे एरिया में जाके सिचुएटेड हो गया है। मैनेजमेंट में हमें दो चीजों को बहुत ध्यान देना है कि हर्निया ना हो पाए। सो व्हाट इज हर्निया? तो हर्निया बोल सकते हैं हम हर्निया में होता क्या है कि मसल वीकनेस हो जाती है, टिश्यू वीकनेस हो जाता है, वो टिश्यू जाके कहीं और डिसेंट हो जाता है, जाके शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे इंग्वाइनल हार्निया हो रहा है। ठीक है, ये हार्निया क्या है, इसमें क्या हो रहा है कि टिश्यू कह सकते हैं या इंटेस्टाइन का कोई पार्ट लूज हो गया है। और वो लूज हो क्यों रहा है, ये बहुत बड़ी चीज है। लूज इसलिए हो रहा है क्योंकि जो टेस्टिस है, हो सकता है वो जो टेस्टिस अपने आप को ग्रो कर रहा है और ग्रो करने की वजह से एरिया कम है। भाई इंटेस्टाइन में अगर चला गया है टेस्टिस तो वो एरिया कम है, और उसके वेट की वजह से क्या हो रहा है कि टिश्यू या उतना पोर्शन इंटेस्टाइन का लूज हो गया है, और लूज होके वो कहाँ चला गया, स्क्रोटम के पास चला गया। ये देखिए, ये स्क्रोटम के पास चला गया है। ठीक, तो इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, वेट लिफ्टिंग में पेन होता है बहुत ज्यादा, वॉकिंग या हैवी एक्सरसाइज में पेन होता है बहुत ज्यादा, या कह सकते हैं कि जॉगिंग वगैरह में पेन होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये इस हार्निया से हमें बचाना है, जो कि अनडिसेंट टेस्टिस की एक कॉमन प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, और कैंसर से बचाना है। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं चल पाएगा कि अनडिसेंट टेस्टिस है, या इलाज नहीं करा पाया, ट्रीटमेंट नहीं करा पाया, और वो वहीं का वहीं रह गया, तो वो आगे चल के टिश्यू की इंजरी कर सकता है, क्योंकि वो अपने आप के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को बढ़ाएगा टेस्टिस, और जब उसको स्पेस नहीं मिलेगा तो वो टिश्यू को इंजर्ड कर देगा और कैंसर हो सकता है उससे। अच्छा, मैं आपको वैसे ये कैंसर में बता चुकी हूँ कि टिश्यू इंजरी से कैंसर कैसे होता है, फिर भी मैं आपको एक बार रिपीट कर देती हूँ, हो सकता है आपने वो वीडियो ना देखी हो। तो टिश्यू इंजरी से कैंसर इसलिए हो सकता है कि टिश्यू जब इंजरी होती है तो हमारी बॉडी का जो मैकेनिज्म है वो उस टिश्यू को रिप्लेस करता है फ्रेश टिश्यू से, फ्रेश सेल से। मे बी बहुत फास्ट टिश्यू इंजरी हो रही है, या हमारी बॉडी डिसबैलेंस कर रही है, कोई चीज बॉडी को लग रहा है कि बहुत फास्ट टिश्यू इंजरी हो रही है, तो वो जो मैकेनिज्म है टिश्यू या सेल रिप्लेसमेंट का, वो फास्ट हो जाता है बॉडी का। और अगर टिश्यू रिप्लेसमेंट या सेल रिप्लेसमेंट बहुत ज्यादा फास्ट हो गया, जितना नहीं होना चाहिए, तो अननेसेसरी सेल्स का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होने लगेगा। और कैंसर क्या है? एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ दी सेल्स। ठीक है, समझ गए? फिर आते हैं, अब ट्रीटमेंट में हम कर क्या सकते हैं। देखिए, इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट हम कुछ नहीं करेंगे, हमें सीधे सर्जिकल थेरेपी फॉलो करनी होती है, जिसमें हम ऑर्चियोपैक्सी करते हैं। तो ऑर्चियोपैक्सी एक ट्रीटमेंट है, सर्जिकल कह सकते हैं, रीपोजिशनिंग ऑफ द टेस्टिस है। इसमें हम जहां पे टेस्टिस होता है वहां से कट करके निकाल के नीचे शिफ्ट कर देते हैं, किसके अंदर? स्क्रोटम के अंदर कट करके उसको अपनी प्रीवियस जगह पे। ठीक है, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है? लोकल पेन हो सकता है क्योंकि स्टिचेस लगे होंगे, दो जगह पे स्टिचेस लगे। स्किन डिस्कलरेशन हो सकता है प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही है। ब्लीडिंग हो सकती है, स्टिचेस टूट जाएं, या
इन्फेक्शन की वजह से पस और ब्लीडिंग हो सकती है। ये सारी चीजें स्ट्रेचेस की वजह से हो सकती है। नर्सिंग केयर में हम क्या कर सकते हैं, स्क्रॉटम सपोर्ट कर सकते हैं। आई मीन टू से स्क्रॉटम सपोर्ट का मतलब ये होता है कि जब उसकी ऑपरेशन हो गया है तो उसको प्रॉपर बेबी को कैसे उठाना है, ठीक है, बेबी को कैसे फीड कराना है, ये सारी चीजें हम मदर को बता सकते हैं। कंटामिनेशन ऑफ द सूचर लाइन, ठीक है, सूचर लाइन को इन्फेक्शन से बचा सकते हैं, क्योंकि अगर सूचर में इन्फेक्शन हो गया तो जेनाइटल एरिया के पास है सूचर, इसका मतलब पेनिस में भी इन्फेक्शन हो सकता है और बेबी की डेथ हो सकती है, क्योंकि वो इतना पेन बर्दाश्त शायद ना कर पाए। देन टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन, हम बता सकते हैं कि मदर जो है, मान लीजिए कि वो नर्सिंग लाइन में या किसी मेडिकल लाइन में नहीं है, तो हम उसको फिर भी हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, सिखाएंगे कि टेस्टिकुलर एग्जामिनेशन करते कैसे हैं, जो कि मैं आपको फिजिकल एग्जामिनेशन में दिखा चुकी हूँ। साइकोलॉजिकल और इमोशनल सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मदर का न्यूबॉर्न बेबी है एंड मे बी मदर बहुत ज्यादा टेंस्ड हो जाए कि क्या होगा, और सर्जरी सुन के तो कोई भी टेंस्ड हो जाएगा कि उनकी न्यूबॉर्न बेबी की सर्जरी होगी, या बेबी 4 साल का हो गया, 5 साल का हो गया तो सर्जरी होगी, तो उसके लिए वो डर जाएंगे, तो उसके लिए हमें सपोर्ट देना ही देना है, ठीक है। प्राइवेट पार्ट की बात है तो मदर को थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट भी फील होगा कि कल को ऐसा ना हो कि इनफर्टिलिटी हो जाए, मतलब बहुत सारी चीजें दिमाग में आती है, एम्बैरेस हो जाएगी कि सर्जरी की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि इनफर्टिलिटी हो जाए, तो ये सारी चीजें हमें एक्सप्लेन करके रखनी है कि ऐसा कुछ भी नहीं है एंड द बेबी विल बी फाइन आफ्टर सर्जरी। देन नर्सेस को अश्योर करना है कि चाइल्ड डैट हिज पेनिस विल नॉट बी अफेक्टेड, कि हाँ ठीक है पेनिस के पास ही सर्जरी हो रही है बट इसमें पेनिस अफेक्टेड नहीं होगा, सेफ एंड सिक्योर सर्जरी की जाएगी और पेनिस को टच नहीं किया जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट अनडिसेंडेंट टेस्टिस। सो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा, इट्स वेरी इजी टॉपिक। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे, एंड प्लीज उस चीज का ध्यान रखिएगा, वो सब्सक्राइब वाली बात का। Till then, stay home, stay safe, and online classes का मजा लीजिए। बाय बाय।